तो चलिए आज की चर्चा शुरू करते हैं। आज हमारे हाथ लगी है मुंशी प्रेमचंद की एक ऐसी कहानी जो पहली नज़र में बहुत सीधी सादी लगती है, लेकिन है नहीं। कहानी का नाम है शतरंज के खिलाड़ी। और हमारे पास जो स्रोत सामग्री है वो इस कहानी की बहुत ही गहरी पड़ताल करती है। ये सिर्फ कहानी का सारांश नहीं है, बल्कि ये उसके प्रतीकों को, किरदारों की मानसिकता को और उस दौर के पूरे समाज का एक तरह से एक्सरे करती है। तो आज हमारा मिशन यही समझना है कि प्रेमचंद ने सिर्फ दो दोस्तों की शतरंज की लत के बारे में ये कहानी क्यों लिखी। क्या ये सिर्फ एक कहानी है या फिर गुलामी की दहलीज पर खड़े एक मुल्क का घोषणा पत्र? हम परत दर परत ये जानने की कोशिश करेंगे कि शतरंज की बिसात के पीछे प्रेमचंद हमें क्या दिखाना चाह रहे थे। तो शुरू करते हैं कहानी के माहौल से। स्रोत कहते हैं कि ये एक वातावरण प्रधान कहानी है। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब यहां पर माहौल यानी लखनऊ शहर का मिजाज वो खुद एक किरदार है। बिल्कुल सही कहा। प्रेमचंद ने कहानी की शुरुआत में लखनऊ का जो नक्शा खींचा है वो कमाल का है। वो लिखते हैं कि ये नवाब वाजिद अली शाह का दौर था और पूरा लखनऊ कह सकते हैं कि विलासिता के रंग में डूबा हुआ था। और ये कोई हल्की फुल्की मौज मस्ती नहीं थी, ये एक नशा था जो हवा में घुल गया था। मतलब किस तरह का नशा? हमारे स्रोत कुछ उदाहरण भी देते हैं ना, जैसे छोटे बड़े अमीर गरीब सब किसी न किसी मनोरंजन में लगे हैं। कहीं नाच गाने की महफिलें हैं, कहीं अफीम की पिनक में लोग डूबे हैं। हाँ, और यहाँ तक कि रोजगार भी इसी विलासिता से जुड़ा हुआ था। ये बहुत दिलचस्प बात है। शहर के उद्योग धंधे क्या थे? सुरमा बनाना, इत्र बनाना, कपड़ों पर चिकनकारी, कलाबत्तू का काम। हाँ, कलाबत्तू का काम। मतलब ऐसी चीजें जिनका ताल्लुक सिर्फ सजावट और ऐशो आराम से था। समाज में मेहनत से ज्यादा जरूरी हो गया था कि आप कितने शौकीन हैं। अच्छा। ये एक ऐसी संस्कृति थी जहाँ काम करना पिछड़ेपन की निशानी माना जाने लगा था। और इसी माहौल में शतरंज का खेल तो जैसे एक महामारी की तरफ फैल गया था। बिल्कुल। प्रेमचंद दिखाते हैं कि ये खेल सिर्फ मनोरंजन नहीं था, ये उस समाज की अकर्मण्यता का प्रतीक बन गया था। और सबसे मजेदार बात यह है कि लोग अपने इस व्यसन को सही ठहराने के लिए बड़े बड़े तर्क देते थे। कहते जी कि शतरंज खेलने से बुद्धि तेज होती है, सोचने की ताकत बढ़ती है। हाँ, और पेचीदा मसलों को सुलझाने की आदत पड़ती है। अरे ये दलीलें तो आज भी सुनने को मिलती हैं। कई लोग मानते हैं इसे दिमागी कसरत का सबसे अच्छा तरीका। पर क्या प्रेमचंद भी इसे ऐसे ही देखते थे? नहीं, यहीं पर प्रेमचंद का व्यंग्य सामने आता है। वो मानते हैं कि ये सब खोखले तर्क हैं। इसीलिए तो स्रोत में लेखक टिप्पणी करते हैं कि इस संप्रदाय के लोगों से दुनिया अब भी खाली नहीं है। प्रेमचंद साफ दिखा रहे हैं कि जब कोई समाज अपने असल कर्तव्यों को भूलकर ऐसी दिमागी कसरतों में अपनी सारी ऊर्जा लगा दे, तो ये तेज बुद्धि देश के किसी काम नहीं आती। ये सिर्फ खुद को धोखा देने का एक तरीका है। तो इस विलासिता और अकर्मण्यता में डूबे माहौल के सबसे बेहतरीन उदाहरण वो तो कहानी के दो मुख्य पात्र ही थे, है ना? मीर रोशन अली और मिर्जा सज्जाद अली। हाँ, ये दोनों उस माहौल की जीती जागती तस्वीर हैं। दोनों के पास मौरूसी जागीरें थीं, यानी बाप दादा की जमीन जायदाद। तो पेट भरने की कोई फिक्र थी ही नहीं। जिंदगी का एक ही मकसद था, शतरंज। सुबह नाश्ता करके बिसात बिछती थी और फिर बस रात तक मोहरों की दुनिया में खोए रहते थे। उनकी लत किस हद तक थी, इसका कोई दिलचस्प किस्सा है कहानी में? क्योंकि सिर्फ ये कहना कि वो दिन भर खेलते थे शायद उस पागलपन को पूरी तरह बयान ना कर पाए। बहुत अच्छा सवाल है। एक घटना है जो उनकी हालत को साफ दिखाती है। एक दिन मिर्जा साहब की बेगम के सिर में तेज दर्द होता है। वो अपनी लौंडी को भेजती हैं कि मिर्जा को बुला लाओ, ताकि वो किसी हकीम को बुला लाएं। लौंडी आकर कहती है, बेगम साहिबा का सिर दर्द से फटा जा रहा है, हुजूर को याद फरमाया है। और मिर्जा साहब का जवाब क्या था? मिर्जा साहब कहते हैं, चल अभी आते हैं, और फिर अपनी बाजी में लग जाते हैं। बेगम को गुस्सा आता है, वो दोबारा लौंडी को भेजती हैं। मिर्जा साहब इस बार भी वही जवाब देते, अरे भाई जाती क्यों नहीं, हकीम के घर कोई भागा थोड़ी जा रहा है। वो इतने मग्न थे कि उन्हें अपनी पत्नी की तकलीफ से ज्यादा इस बात की चिंता थी कि उनकी बाजी खराब ना हो जाए। ये तो अविश्वसनीय है। मतलब घर परिवार जिम्मेदारियां सब कुछ शतरंज की बिसात के आगे बेकार था। बिल्कुल। यहाँ तक कि उनके घर के नौकर चाकर भी इस खेल से नफरत करते थे। वो आपस में कहते थे कि ये मनहूस खेल है, घर को तबाह कर देता है। और यही प्रेमचंद का असली संदेश है। मीर और मिर्जा सिर्फ दो लोग नहीं है,
वो उस पूरे सामंती वर्ग के प्रतीक हैं जो अपनी जिम्मेदारियों को भूलकर सिर्फ अपने शौकों में जिंदा था। और ये जिम्मेदारियों से भागना सिर्फ घर तक ही सीमित नहीं था ना, जब देश को उनकी जरूरत पड़ी तब भी उनका यही रवैया था। हाँ, और यही कहानी एक व्यक्तिगत लत से बढ़कर एक सामाजिक और राजनीतिक टिप्पणी बन जाती है। एक दिन जब वो खेल रहे होते हैं तो बादशाही फौज का एक ऑफिसर सिपाहियों की भर्ती के लिए लोगों को ढूंढता हुआ उनके दरवाजे पर पहुंचता है। वो आवाज लगाता है कि जिन लोगों के पास जागीरें हैं उनसे उम्मीद की जाती है कि वो फौज में अपनी सेवाएं दें। और ये सुनकर हमारे दोनों खिलाड़ी क्या करते हैं? डर के मारे दरवाजा अंदर से बंद कर लेते हैं। उनकी बहादुरी सिर्फ जबानी थी या फिर कह सकते हैं कि शतरंज की बिसात तक सीमित थी। जैसे ही असली जिम्मेदारी सामने आई वो कायरों की तरह छिप गए और अगले ही दिन से उन्होंने खेलने की जगह बदल दी। अब वो शहर के बाहर गोमती नदी के किनारे एक पुरानी वीरान मस्जिद में जाकर छिपकर खेलने लगे। मतलब अपनी लत को पूरा करने के लिए छुपना मंजूर था, लेकिन अपने मुल्क के लिए खड़े होना नहीं। ये तो साफ तौर पर दिखाता है कि वो कितने कर्तव्यहीन थे। कर्तव्यहीन और कायर। उन्हें अपनी जागीर का सुख तो चाहिए था, लेकिन उस जागीर के बदले जो कर्तव्य थे उनसे वो भाग रहे थे। ये उस पूरे वर्ग की मानसिकता थी जो देश को पतन के कगार पर ले आई। उन्हें कोई परवाह नहीं थी कि उनके चारों ओर क्या हो रहा है। और उनके चारों ओर बहुत कुछ हो रहा था। शतरंज की इस शांत दुनिया के बाहर एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला था। अंग्रेजी कंपनी की फौजें लखनऊ की तरफ बढ़ रही थीं। जी, पूरे शहर में हड़कंप मचा हुआ था। लोगों को पता था कि अब सल्तनत बचने वाली नहीं है। लोग अपने बाल बच्चों को लेकर शहर छोड़कर देहातों की तरफ भाग रहे थे ताकि आने वाली लड़ाई और लूटपाट से बच सकें। लेकिन हमारे इन दो खिलाड़ियों की दुनिया में कोई हलचल नहीं थी। उन्हें संकट से कोई लेना देना नहीं था, जरा भी नहीं। वो अब भी रोज सुबह घर से निकलते थे और गलियों से छिपते छिपाते उस वीरान मस्जिद तक पहुंचते थे। उन्हें फिक्र इस बात की नहीं थी कि अंग्रेज आ रहे हैं। उन्हें डर इस बात का था कि कहीं कोई बादशाही मुलाजिम उन्हें पकड़कर फौज में भर्ती न कर ले। यहीं पर कहानी अपने सबसे मार्मिक और तीखे मोड़ पर पहुंचती है, जब नवाब वाजिद अली शाह को अंग्रेज बंदी बना लेते हैं। हाँ, ये कहानी का शिखर है। नवाब को गद्दी से उतार दिया गया है और उन्हें एक बंदी की तरह कलकत्ता ले जाया जा रहा है। उनका जुलूस लखनऊ की सड़कों से गुजर रहा है। पूरा शहर अपने बादशाह को इस हालत में देखकर रो रहा है। लेकिन उस वक्त भी हमारे मीर और मिर्जा शहर के बाहर उस मस्जिद में अपनी बाजी में डूबे हुए थे। मतलब उनके अपने बादशाह को जलील करके ले जाया जा रहा है और उन्हें अपनी अगली चाल की ज्यादा फिक्र है। ये बात हजम करना मुश्किल है। प्रेमचंद यही दिखाना चाहते थे, उस उदासीनता, उस बेगैरती की इंतहा। उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि उनका नवाब चला गया, उनकी सल्तनत चली गई। उन्हें बस ये चिंता थी कि अगली बाजी में बादशाह को कैसे बचाया जाए, शय कैसे दी जाए। इसी पर प्रेमचंद वो अपनी सबसे शक्तिशाली पंक्ति लिखते हैं जो हमारे स्रोत में भी है। यह वो अहिंसा न थी जिस पर देवगण प्रसन्न होते हैं, यह वो कायरपन था जिस पर बड़े बड़े कायर भी आंसू बहाते हैं। क्या गहरी चोट है। ये अहिंसा नहीं, कायरता थी। बिल्कुल। अवध का इतना बड़ा राज्य, इतनी बड़ी सेना, बिना एक गोली चले, बिना एक बूंद खून बहे अंग्रेजों का गुलाम हो गया। क्यों? क्योंकि जिनके कंधों पर इसकी रक्षा का भार था वो या तो मीर और मिर्जा की तरह अपने शौकों में डूबे थे, या फिर उनमें लड़ने का कोई जज्बा ही नहीं बचा था। राष्ट्रीयता की भावना तो जैसे थी ही नहीं। तो कहानी का अंत भी इसी पतन को दिखाता है, लेकिन एक बहुत ही विडंबनापूर्ण तरीके से। हाँ, अंत बहुत ही दुखद और चौंकाने वाला है। जिस वक्त अवध की सल्तनत खत्म हो रही थी, उसी वक्त इन दोनों दोस्तों की दोस्ती भी खत्म हो रही थी। शतरंज की एक चाल को लेकर दोनों में बहस छिड़ जाती है। मीर साहब को लगता है कि मिर्जा जी धोखा कर रहे हैं, और बहस बढ़ते बढ़ते कहां तक पहुंच जाती है? पढ़कर व्यक्तिगत हमलों पर आ जाती हैं। वो एक दूसरे के खानदान को, उनके बाप दादा को गाली देने लगते हैं। मिर्जा कहते हैं, आपके अब्बाजान भी तो ऐसे ही दूसरों को नीचा दिखाते होंगे। मीर जवाब देते हैं, क्या मेरे अब्बाजान? अरे तुम्हारे अब्बाजान तो नवाब साहब के यहाँ बावर्ची का काम करते थे। मिर्जा कहते हैं, और तुम्हारे अब्बाजान तो वहीं घास छीलते होंगे। ये तो बहुत ही बचकाना झगड़ा है, लेकिन ये उनकी झूठी शान और अहंकार को दिखाता है। और फिर वही होता है जिसकी उम्मीद नहीं की जा सकती। जिन दो दोस्तों ने अपने बादशाह के लिए, अपने मुल्क के लिए तलवार नहीं उठाई, वो अपनी इस झूठी शान के लिए एक दूसरे के खिलाफ तलवारें निकाल लेते हैं और वो एक दूसरे को मार डालते हैं। हाँ,
शतरंज के एक बेजान वजीर को बचाने के लिए, अपनी झूठी आन के लिए वो एक दूसरे की जान ले लेते हैं। ये उनकी वीरता का सबसे खोखला और भयानक प्रदर्शन था। उनमें वीरता थी, लेकिन वो पूरी तरह से गलत जगह पर, गलत मकसद के लिए इस्तेमाल हुई। वो अपने देश के लिए नहीं, बल्कि अपने अहंकार के लिए मरे। कहानी की जो आखिरी पंक्तियां वो तो रोंगटे खड़े कर देती हैं। श्रुत में उनका जिक्र है, अंधेरा हो चला था, बाजी बिछी हुई थी, दोनों बादशाह अपने अपने सिंहासनों पर बैठे हुए, मानो इन दोनों वीरों की मृत्यु पर आंसू बहा रहे हैं। ये पंक्तियां सिर्फ कहानी का अंत नहीं है, ये एक युग का अंत है। वो जो 2 लाशें पड़ी थीं, वो सिर्फ मीर और मिर्जा की नहीं थीं, वो अवध की सल्तनत की लाश थी। वो वीरान मस्जिद, वो खंडहर, वो अंधेरा, ये सब उस गुलाम हुए मुल्क का प्रतीक है, जहां बादशाह तो हैं, लेकिन खेलने वाला कोई नहीं बचा। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें, तो शतरंज के खिलाड़ी असल में शतरंज की कहानी है ही नहीं। ये तो एक बहाना है। बिल्कुल, ये एक रूपक है। शतरंज की बिसात वो अवध का राज्य है। मीर और मिर्जा वो शासक वर्ग हैं जिन्हें राज्य की रक्षा करनी थी, और वो अपनी खेल में इतने मग्न हो गए कि उन्हें पता ही नहीं चला कि कब बाहर से आकर कोई असली खिलाड़ी पूरी बिसात ही उठा कर ले गया। तो प्रेमचंद का मुख्य उद्देश्य क्या था? क्या वो सिर्फ अतीत की एक कहानी सुना रहे थे, या अपने समय के लोगों को कोई चेतावनी दे रहे थे? ये एक बहुत बड़ी चेतावनी थी। प्रेमचंद ये कहानी 1924 में लिख रहे थे, जब भारत आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहा था। वो अपने पाठकों को ये याद दिलाना चाहते थे कि हम गुलाम हुए क्यों थे। वो कह रहे थे कि गुलामी सिर्फ बाहरी दुश्मन की वजह से नहीं आती, वो तब आती है जब देश के अंदर के लोग अपने कर्तव्य भूल जाते हैं, जब समाज अंदर से खोखला हो जाता है। और ये कहानी आज भी उतनी ही प्रासंगिक लगती है। शायद किरदार और खेल बदल गए हों, लेकिन वो मानसिकता आज भी कहीं ना कहीं दिख जाती है। बिल्कुल। ये कहानी हमें सिखाती है कि किसी भी तरह की गुलामी से बचने के लिए एक सामूहिक चेतना और अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूकता बहुत जरूरी है। जब समाज का जिम्मेदार वर्ग सिर्फ अपने स्वार्थ और मनोरंजन में डूब जाता है, तो पतन निश्चित है। तो इस चर्चा को खत्म करते हुए हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ना चाहेंगे। कहानी के पात्रों ने अपने जिंदा बादशाह के लिए उंगली नहीं उठाई, लेकिन शतरंज के एक लकड़ी के वजीर के लिए अपनी जानें दे दी। जरा सोचिए, जब हमारी प्राथमिकताएं इतनी बदल जाती हैं, जब व्यक्तिगत मनोरंजन और झूठी शान सामाजिक और राष्ट्रीय कर्तव्य से ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं, तो क्या हम भी अनजाने में अपने चारों ओर पतन के ऐसे ही खंडर नहीं बना रहे होते?